हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। सन 2025 में आप लोगों का वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए ट्रांसफार्मर के बारे में समझाऊंगा। इस प्रकार समझाऊंगा कि आपको रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। एक ही बार में आप लोगों के लिए याद हो जाएगा। रखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। देखो ट्रांसफार्मर क्या होता है। ये कह रहा है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत हेडिंग डालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ लिखेंगे थ्योरी में ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है बेटा, यहाँ लिखेंगे ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके बाद अगला हेड डालेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार। यहाँ लिखेंगे थ्योरी में ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं। फिर फर्स्ट नंबर हेड डालेंगे अपचायी ट्रांसफार्मर। अपचायी ट्रांसफार्मर क्या होता है बेटा, पहले ये अपचायी ट्रांसफार्मर का हम क्या करेंगे, डायग्राम बना देंगे एक कोने से। यहाँ डायग्राम बना देंगे एक कोने से अपचायी ट्रांसफार्मर का। फिर यहाँ थ्योरी में क्या लिखोगे, देखो थ्योरी में अपचायी ट्रांसफार्मर के ये उच्च विभव की निम्न धारा को निम्न विभव की उच्च धारा में परिवर्तित करता है। ये उच्च विभव की निम्न धारा को निम्न विभव की उच्च धारा में परिवर्तित करता है। इस ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में पतले तारों की फेरों की अधिक संख्या होती है और द्वितीय कुंडली में मोटे तारों के फेरों की अधिक संख्या होती है। इतनी थ्योरी अपचायी ट्रांसफार्मर में लिख देंगे और ये डायग्राम बना देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है बेटा, अब सेकंड नंबर हेड डालेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर। अब उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये उल्टा करो इसको। ये निम्न विभव की उच्च धारा को, यहाँ थ्योरी में लिखेंगे ये निम्न विभव की उच्च धारा को उच्च विभव की निम्न धारा में परिवर्तित करता है। सही बेटा, ये इसको उल्टा कर देंगे। ये निम्न विभव की उच्च धारा को उच्च विभव की निम्न धारा में परिवर्तित करता है। फिर इसके नीचे थ्योरी लिखेंगे ये इसकी प्राथमिक कुंडली में मोटे तारों के फेरों की कम संख्या होती है और द्वितीय कुंडली में मोटे तारों के पतले तारों के फेरों की कम संख्या होती है। इतनी थ्योरी यहाँ लिख देंगे और ये डायग्राम बना देंगे। ठीक है, ये बात समझ आ गई बेटा सबको। अब क्या करेंगे, अगला हेडिंग डालेंगे ट्रांसफार्मर की कार्यविधि। अब ट्रांसफार्मर की कार्यविधि में पहले यहाँ थ्योरी में लिखेंगे जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसकी जो लोक रोड है एक बार में एक ओर से चुंबकित होगी। यहाँ से धारा इधर प्रवाहित होगी तो एक बार एक ओर से चुंबकित होगी और दूसरी तरफ से इस बार में दूसरी बार में दूसरी तरफ से चुंबकित हो जाती है। ये लोक रोड में इधर धारा आ रही है, अब इधर से एक बार में एक ओर से और दूसरी बार में इधर से। तो जब ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो इसकी लोक रोड एक बार में एक ओर से तथा दूसरी बार में दूसरी ओर से चुंबकित हो जाती है। इस चुंबकन विचुंबकन के कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है जिसके कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है बेटा, दूसरी कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पर थ्योरी में नई लाइन से लिखेंगे। इतनी थ्योरी जो मैंने मुंह से बोली है बेटा यहाँ पर लिखना। अब क्या लिखेंगे, माना प्राथमिक कुंडली में प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या Np तथा द्वितीय कुंडली में, ये दूसरी कुंडली है, तथा द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या Ns है। प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या कितनी है, Np। दूसरी कुंडली में तार के फेरों की संख्या Ns है। सही है। अब फिर लिखेंगे जब प्राथमिक कुंडली और इसके बाद लिखेंगे प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कितना है, फाई है। यदि प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी सीधे चुंबकीय फ्लक्स इसमें पहुंच रहा है, यदि प्राथमिक कुंडली और इसमें यदि प्राथमिक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन ना हो, यहाँ से जैसा चुंबकीय फ्लक्स है वैसा ही सेम यहाँ पर पहुंच जाए, तब फैराडे के नियम अनुसार क्या लिखेंगे, एक बार और थ्योरी समझो। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या Np है, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या Ns है। प्राथमिक कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स क्या है, फाई है। अगर इसके चुंबकीय फ्लक्स में कोई परिवर्तन ना हो तो द्वितीय कुंडली में भी चुंबकीय फ्लक्स इसके ही कैसा होगा, समान होगा, तब फैराडे के नियम अनुसार। यहाँ पे लिखेंगे थ्योरी में। ठीक है बेटा, अब लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल
यहाँ लिखेंगे, पहले लिखेंगे आप फैराडे के नियम अनुसार, अब लिखेंगे, फिर नए लाइन से लिखेंगे प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। फिर ये प्रेरित विद्युत वाहक बल का फार्मूला होता है ईपी बराबर प्राथमिक कुंडली के लिए, प्राथमिक कुंडली है इसलिए पी लगा देंगे, प्राथमिक कुंडली फेरोक्शन की एमपी थी तो यहाँ एमपी लगा देंगे, डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा टी। द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, सेकंड कुंडली है तो एस लगा देंगे, एनएस डेल्टा 5 अपॉन डेल्टा टी से हम ऐसे लिख देंगे। फिर इसको इससे डिवाइड करोगे बेटा तो ईएस अपॉन क्या आएगा ईपी, और यहाँ पर क्या आएगा बताओ एनएस अपॉन एनपी, माइनस से माइनस कट जाएगा, डेल्टा 5 से डेल्टा 5 कट जाएगा, क्योंकि ये पलट के लिख दिया है तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जा रहा है, और ये कहाँ है नीचे, ये भी हमारा कहाँ जाएगा ऊपर, और ये कहाँ आएगा नीचे आएगा, इससे ये कट जाएगा, माइनस से माइनस कटा। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे, यदि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर, सही है, अब इसका प्रतिरोध कैसा हो, नगण्य हो, इसका प्रतिरोध इसमें क्या हो, नगण्य हो, तो यानी कि इसमें कोई रोक नहीं लगे, यानी कि यहाँ से हम धारा प्रवाहित करें तो सीधे धारा दूसरी कुंडली में सीधी चली जाए, इसमें कोई रोक ना हो, प्रतिरोध कैसा हो, नगण्य हो। तो इसकी थ्योरी में यहाँ पर लिखेंगे, यदि ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो इसका प्रतिरोध कैसा हो, कुंडली का नगण्य हो, इसमें कोई रोक ना हो, प्रतिरोध कैसा हो, नगण्य हो। तो प्राथमिक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्राथमिक कुंडली पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है बेटा बताओ, प्राथमिक कुंडली प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी है, ईपी है नहीं है, प्राथमिक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल इस कुंडली के सिरों के बीच, ये कुंडली के सिरे हैं, इस कुंडली के सिरों के बीच विभवांतर के बराबर होगा, कैसा होगा ईपी, यहाँ पर हमारा क्या होगा बेटा ईपी, ईपी देखो यहाँ समझो, यहाँ समझो, ये ईपी किसके बराबर होगा, ईपी हमारा बीपी के बराबर हो जाएगा, प्राथमिक कुंडली का जो विद्युत वाहक होगा वो उसके सिरों के बीच विभवांतर के कैसा होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इसके बाद क्या करेंगे, अगर हमारा द्वितीय कुंडली का ये परिपथ खुला हो, यानी कि हम जैसे प्राथमिक कुंडली से, तो जैसे गांव में हम धारा, जैसे हम ट्रांसफार्मर में धारा प्रवाहित होती है, फिर दूसरी तरफ से उससे धारा निकलती है, तो क्या उससे कम होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, यदि द्वितीय कुंडली का परिपथ ये वाला जो पूरा खुला हो, ये वाला परिपथ खुला हो, यदि द्वितीय कुंडली का परिपथ खुला हो तो द्वितीय कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडली के वोल्टेज के कैसे होता है बेटा, बराबर होता है। यह थ्योरी एक बार और समझिए, जो यहाँ पर क्या कहते हैं, यदि प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा, यहाँ पर लिखेंगे यदि प्राथमिक कुंडली में विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा को प्रवाहित किया जाता है तो यानी कि इसमें प्रतिरोध नगण्य हो तो प्राथमिक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल इसके वोल्टेज के कैसे हो जाता है, बराबर हो जाता है। प्रतिरोध नगण्य का मतलब है जैसी धारा यहाँ प्रवाहित हो रही है वैसी ऊपर पहुंच रही है, तो प्राथमिक कुंडली का विद्युत वाहक बल इसके वोल्टेज के बराबर हो जाता है। और द्वितीय कुंडली, यदि द्वितीय कुंडली का जो परिपथ कैसा हो, खुला हुआ बिल्कुल, यहाँ पर कोई तार नहीं लगा हो आगे को, यदि द्वितीय कुंडली का परिपथ खुला हो तो द्वितीय कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल द्वितीय कुंडली के वोल्टेज के कैसे हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इस कंडीशन क्या होगा, ईपी ईएस अपॉन ईपी, एनएस अपॉन एनपी और बीएस अपॉन बीपी बराबर आर। आर को हम परिणमन अनुपात कहते हैं। आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है हमारा, अब आदर्श ट्रांसफार्मर पर आ जाए। आदर्श ट्रांसफार्मर क्या होता है कि प्राथमिक कुंडली की शक्ति होती है, प्राथमिक परिपथ की प्राथमिक कुंडली की जो शक्ति होती है वो द्वितीय कुंडली की शक्ति के बराबर होता है। शक्ति का फार्मूला होता है P बराबर बी आई। P बराबर क्या होता है बेटा, बी आई। P बराबर बी आई। तो P बराबर बी आई का मतलब है प्राथमिक कुंडली की शक्ति को हम लिखेंगे, प्राथमिक कुंडली शक्ति को हम क्या लिखेंगे, बीपी आईपी। ऐसी द्वितीय कुंडली शक्ति को क्या लिखेंगे, बीएस आईएस। तो इस प्रकार से हो जाएगा हमारा बेटा, यहाँ पर होगा प्राथमिक कुंडली की शक्ति, आदर्श ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली की शक्ति द्वितीय कुंडली की शक्ति के बराबर होती है। तो बीपी आईपी बराबर बीएस आईएस हो जाएगा द्वितीय कुंडली की शक्ति के बराबर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे यानी बीएस अपॉन में बीपी कर देंगे और ये आईएस इसके अपॉन में चला जाएगा। फिर हम समीकरण एक इसका नाम रख देंगे, समीकरण एक से आ जाएंगे। समीकरण एक से क्या होगा, समीकरण एक से
समीकरण 1 से क्या होगा बेटा बताओ। समीकरण 1 से हमारा हो जाए ES अपॉन EP, NS अपॉन NP, BS अपॉन BP। और ये हमारा देखो BS अपॉन BP किसके बराबर है, IS IP अपॉन IS, IP अपॉन IS इक्वल R। ये हमारा ट्रांसफार्मर की कार्यविधि कंप्लीट होगी बेटा। यहाँ पर बिल्कुल ट्रांसफार्मर की कार्यविधि कंप्लीट हो गई। अब ट्रांसफार्मर में ऊर्जा के क्षय के कारण, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा के क्षय के कारण क्या होता है, जब ट्रांसफार्मर की जो तार होते हैं, इसके अंदर तार की कुंडलियां होती हैं, इन कुंडली में विद्युत धारा, पहला ट्रांसफार्मर, अब अगला हेडलाइन ट्रांसफार्मर में ऊर्जा के क्षय के कारण। अब ट्रांसफार्मर में ऊर्जा के क्षय के निम्नलिखित कारण होते हैं। मैंने 2 कारण आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिए हैं। जो पहले ये समझ लो क्या होते हैं। जब ट्रांसफार्मर में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसकी कुंडलियां होती हैं, उनमें शक्ति ऊष्मा के रूप में, यानी कि जैसे गर्माहट निकलती है ट्रांसफार्मर से, उसमें शक्ति ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसी को हम तामरिक हानि कहते हैं। द्वितीय क्या होता है, फ्लक्स हानि। फ्लक्स हानि क्या होती है, जब प्राथमिक कुंडली दूसरी कुंडली के साथ युग्मन ठीक प्रकार से नहीं, इनका युग्म ठीक प्रकार से नहीं बन पाता है, युग्म मतलब जोड़ा, ये आपस में ठीक प्रकार से नहीं जुड़ पाती हैं, जिससे प्राथमिक कुंडली का चुंबकीय फ्लक्स दूसरी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में ठीक प्रकार से प्रवाहित नहीं हो पाता है। इससे ऊर्जा की काफी मात्रा में हानि हो जाती है, इसे हम फ्लक्स हानि कहते हैं बेटा। ये हमारा कंप्लीट हो गया। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।